नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। जिस तरह से सीबीएसई के जो 12वीं और 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम आगामी 15 फरवरी से शुरू होने हैं और तमाम हम लोग कैरियर काउंसलिंग पे बात करते हैं, किस तरह से आखिरी महीने में बच्चे तैयारी करें जिससे वो अपनी परीक्षाओं में बेहतर करें। हमारे यहाँ लगातार प्रयास होता है और आज इसी विषय को लेकर के मेरे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी। आप पूर्व में जिला पौड़ी यानी उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के जीएम रह चुके हैं राज्य सहकारी बैंक में, और अब आप प्रमोट होकर के यानी आप झारखंड में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राज्य सहकारी बैंक के। अब उनसे उनका परिचय भी जान लेंगे, उनके पूर्व के अनुभव भी जान लेंगे, साथ साथ में किस तरह से बच्चे आखिरी एक महीने में तैयारी करें ताकि वो बोर्ड में एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। इस विषय को लेकर भी मैं चर्चा करूँगा। सर, सबसे पहले तो मैं नव वर्ष 2023 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। दूसरी शुभकामनाएं मेरी आपको रहेंगी कि आप यहाँ पे जीएम थे, जनरल मैनेजर रहे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जिला सहकारी बैंक में, उसके बाद प्रमोटेड होकर के आप झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, यानी 24 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के आपके पास हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पे। उसकी भी मैं शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि उस दौरान भी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। सर, बात की जाए आपकी, आज हमारा जो मेन जो विषय होगा वो होगा कि स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग पे हमारी पूर्व में भी एक चर्चा हो चुकी है और वो काफ़ी फ़ायदेमंद रही थी बच्चों के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा पहले मैं स्टार्ट करूंगा सर कि आप अपना परिचय, आपने कैसे कैसे स्टार्टिंग की, बैंकिंग क्षेत्र में आने से पहले आपने क्या क्या किन किन क्षेत्रों में काम किया। सबसे पहले पंत साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे पुनः इस विषय पर बात करने के काबिल समझा। मैं देखिए, कैरियर काउंसलिंग की जिस विषय पर बात कर रहे हैं एक्चुअली आप, ये मेरा अतीत है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे सही समय पे कैरियर काउंसलिंग मिल जाती तो हो सकता था कि मैं और किसी बड़े पद पर होता। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मात्र 19 साल 2 माह की अवस्था में मैंने प्रशासनिक सेवा के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था जी। और लगभग 12 साल हिंदुस्तान के कई प्रांतों में, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ, आप यूपी हो, राजस्थान हो, आपके पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, कई प्रांतों में जाने का मौका मिला। और ये कहिए आपकी हमने अपनी ज़िंदगी के 12 साल जो नौकरी मानी से पहले उसमें लगाए, और वो इतने महत्वपूर्ण रहे ज़िंदगी के लिए। और हमने ज़िंदगी अपने समझ लीजिए कि बहुत कुछ बच्चों को देने के लिए अपना जितना भी जो हमारे पास थोड़ा बहुत जो ज्ञान था वहाँ समेटा। लेकिन हमने एक चीज़ महसूस किया कि अगर सही समय पर सही दिशा, और मैं एक वर्ड और जोड़ना चाहूँगा, अगर सही पुस्तकों की जानकारी मिल जाए तो मुझे लगता है कि जिसके हम कहते हैं कि साहब आईएएस का बच्चा आईएएस बन जा रहा है, या डिफेंस वाला किसी मेजर का बच्चा मेजर बन जा रहा है डिफेंस में जाके, आम आदमी क्यों नहीं बन पा रहा? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उसको सही समय पे सही जानकारी नहीं मिलती। जैसे मैंने आपसे कहा कि काश मुझे मिल जाती, क्योंकि कई लंबे समय, करीब 8-10 साल मुझे एज ए डायरेक्टर कई इंडिया की टॉप प्रशासनिक एकेडमी में बनने का भी मौका मिला, और कई राज्य सरकारों ने मुझको एज ए कंसल्टेंट बुलाया और आज भी बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग, पिछली में मैंने वार्तालाप में मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक मंत्रालय काउंसलिंग का, मिनिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो इत्तेफाक से वो पढ़ने लिखने की प्रक्रिया मेरी आज भी चल रही है, और मैं निरंतर कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ ज्ञान लिया जाए। और काउंसलिंग एक ऐसा विषय है जिस पर जितना भी कहा जाए उतना भी कम है। तो जहाँ तक आज के प्रश्न की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा। और मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, इस समय जो वक्त है ये, इस वक्त पे थोड़ा सा आपको बहुत ही पेशेंसली काम लेना पड़ेगा। खासतौर से सबसे पहले मैं माँ बाप, जो उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो समय होता है ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। और होता क्या है कि बच्चा बहुत प्रेशर में होता है। बस साहब, हम सोचते हैं कि
मेरा बच्चा 80% आ जाए, 90% आ जाए और वो ऐसा कर जाए, वैसा कर जाए, हम इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि सब माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा इसमें फ्री छोड़ें। और बच्चों के लिए तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, इस समय थोड़ा सा आप सारी चीज़ों को पढ़ने की बजाय, देखिए होता क्या है कि इस समय वो टाइम नहीं है कि पुस्तक के सारे पेज को पढ़ डालें आप। आपको करना क्या चाहिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो आर्ट के हों, चाहे किसी के भी हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता किस विषय को लेकर चल रहे हैं। आप सबसे पहले तो पिछले एटलीस्ट 5 साल के जो क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं, एक थोड़ा सा उनको टॉपिक वाइज अलग अलग निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा भाई इतिहास में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कब तक कौन कौन से क्वेश्चन आए। आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा चलिए संसद के बारे में देख लेते कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो जब एक बार आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि लगातार जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस आने का, वो इस तरह से रहा है। यानी कि टोटल अगर मेरे पास 25 टॉपिक हैं, तो 25 में से 15 टॉपिक में ही क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए कितनी बड़ी राहत मिली बच्चों को कि वो 10 टॉपिक पे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले सेकंड काम क्या करें कि आप बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश ना करें। अक्सर क्या होता है कि हम इस शॉर्ट में लग जाते हैं, अरे मेरे दोस्त को तो इतना आ गया, उसने ये टॉपिक भी पढ़ लिया। सब भूल जाइए सारी चीज़ों को। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितना पढ़ लिया, इम्पॉर्टेंट ये जरूर कि कितना याद है और कितना अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा बस साहब कि आपने जो पढ़ रखा है सिर्फ उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि होगा क्या कि इस समय में महीने भर में अगर आपने कुछ नया पढ़ने की कोशिश करा, तो पता चला कि जो पुराना पढ़ रखा है उसमें सही से जस्टिस ना कर सकें आप। तो इसमें अच्छा तरीका यही अपनाइए कि जो ऑलरेडी आपने कर रखा है, जैसे मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि 5 वर्ष के क्वेश्चन निकालिए हर सब्जेक्ट के, और एक थोड़ा नेचर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस तरह के नेचर के क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप सेलेक्टिव होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सेलेक्टिव मोड में आ जाएंगे, और तो आपको खुद लगने लगेगा कि मैं खास तौर से अब ज़्यादा कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। और एक काम और ध्यान रखें, लिखने की जो प्रैक्टिस होता है किसी प्रश्न का उत्तर का, अक्सर क्या होता है कि एक आर्ट है और इस पर हम ध्यान नहीं देते। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी प्रश्न, किसी विषय को जिसको आपको लगता है कि मेरा प्रिय विषय है, हर आदमी का, हर बच्चे का एक प्रिय विषय होता है, आप प्रिय विषय में से प्रिय जो आपका क्वेश्चन उठा लीजिए और उस क्वेश्चंस को कम से कम मैं कहूँगा 50 शब्दों में 5 बार लिख डालिए। आप खुद महसूस करेंगे जब 5वीं बार उस प्रश्न के उत्तर को आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तेरी जो पहली बार मैंने लिखा था और जो 5वीं बार मैं लिख रहा हूँ, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इसी को रियल ड्राफ्टिंग कहा जाता है एक्चुअली। तो अब क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू से ही अपनानी होती, क्योंकि अब आपका समय 1 महीना है, इसलिए मैं आपको नहीं ज़्यादा बाधित करूँगा। मैं कहूँगा सिर्फ एक ही टॉपिक पर ऐसा प्लान कीजिए और दिमाग सेट कर लीजिए कि हमें आंसर लिखने का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, अपने किसी टीचर्स को, जिसको भी आप अपना गुरु, क्योंकि बिना स्वाभाविक है कि गुरु का मार्गदर्शन तो बहुत आवश्यक होता ही है। तो संबंधित विषय के गुरु के पास जाइए कि सर मैंने ये प्रश्न लिखा है, आप बताइए कि इसमें क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या क्या इसमें जोड़ सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि एक मॉडल आंसर जब आपके सामने आ जाएगा, फिर आपके मंजिल आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मुझे लगता है शॉर्ट टाइम में और बहुत ज़्यादा एकदम से, इसमें मेरा मानना है कि अपने आपको कंफर्ट जोन में रखिए। समय से उठिए, समय से ब्रेकफास्ट लंच डिनर कीजिए, समय से खेलिए। ऐसा नहीं कि आपने ठान लिया कि 1 महीना रह गया, अब तो मुझे 18 घंटे पढ़ना है। मैं उल्टा बोलता हूँ, इस समय जितना रिलैक्स रख सकते हो उतना रिलैक्स रखिए। जितना आपको कंफर्ट जोन में आ सकते हैं, एक कोशिश कीजिए 15 मिनट, आधे घंटे थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मैं तो ये भी बोलूँगा, थोड़ा एकाग्र कीजिए मन को, कूल रहिए, न्यूज़पेपर को भी ध्यान से पढ़िए, मदर फादर के साथ बैठिए। और मदर फादर को भी चाहिए कि बच्चों के साथ बैठ के गप मारे इस समय। ये नहीं कि बच्चों को कमरे में छोड़ दिया कि चलिए बच्चा अब तो एग्जाम है, उसका 18 घंटे पढ़ने दीजिए। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, पढ़ाई जो कर चुका तो वो तो हो चुकी है। अब वो बच्चा उसको सही से लिख सके, बच्चे को हमको माहौल देना है, उसको टेम्पर देना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस 1 महीने के अंदर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए। और स्वाभाविक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ज़रूरी ये है कि आपने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें किस ढंग से अटैम्प्ट किए। अगर उसको ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ हर बच्चा खुश रहेगा और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि मेरे 90% लाने,
वही सोचिए कि जितना मुझे आता है उस मुझे बेस्ट देना है। जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम रखा था, इससे जो पहले वाला साल निकला, कहीं ना कहीं जो इस टाइम पे पेरेंट्स का जो प्रेशर बढ़ जाता है, टीचर्स भी एक्स्ट्रा क्लासेस में ज़्यादा बिजी कर देते हैं बच्चों को, तो आप उन टीचर्स को भी क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र में आईएएस एकेडमी में पढ़ाने का आपका अनुभव रहा है, टीचर्स को क्या आप मैसेज कन्वे करेंगे सर? सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा पंत साहब। एक्चुअली कारण क्या है कि माँ बाप के साथ साथ टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा मैं, स्वाभाविक है कि बहुत से जो टीचर्स हैं हमारे, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, हम लोग व्यवसायीकरण क्यों ज़्यादा देखने लगे हैं कि बच्चे को ट्यूशन्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चा मेरे पास आएगा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो जो अच्छे टीचर्स हैं, आज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो मैं अध्यापकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं वो चीज़ों को, कि जितना भी जो बातें मैंने अभी कही हैं, कि उनमें से अगर कुछ उनको बातें अच्छी लगी हों, कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर डालने की बजाय हम बच्चों को मोटिवेट करें और बच्चों को कहें कि भाई ठीक है, आप बिल्कुल प्रेशर ना लें, क्योंकि स्वाभाविक है अगर प्रेशर, मेरा मानना ये है कि टीचर्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर लेने से क्या होगा कि कितनी भी अच्छी चीज़ है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है, हमको लग रहा है कि हमको सुबह उठ के कोई काम करना है और मैं अगर प्रेशर में हूँ तो मैं काम करने के बजाय कुछ और करना शुरू कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना बड़ा घातक प्रेशर है। इसलिए मैं समस्त अध्यापकों से कहूँगा कि बच्चों को इस समय जितना मोटिवेट कर सकें और उनको यही कहा जाए कि सिर्फ 80-90% लाना ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है। मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि जो आपको आता है उसको बेस्ट रख सकें पेपरों में, और उसका मूल्यांकन बाकी समय पे छोड़ दीजिए, आप उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हैं। तो मैं तो अध्यापक से यही कहूँगा कि इस समय ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन कोचिंग का ना डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों को लगभग फ्री छोड़ दिया जाए और सप्ताह में 1-2 बार अगर बुला के उनके आंसर चेक कर लिए जाए, उनको पूछ लीजिए भाई क्या कमियाँ क्या बता जाए, उतना तक तो जायज़ है। लेकिन अगर रूटीन क्लास की तरह इसको चलाएंगे या एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे तो मुझे लग सकता है कि बच्चों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसका। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय अपना दिया। इस वार्तालाप से निश्चित तौर पे पूरे कम से कम हज़ारों नहीं तो लाखों बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम 15 फरवरी से शुरू होगा। 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है, और जो जानकारी आपने बच्चों के लिए शेयर की, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन साबित होगा जो बोर्ड की परीक्षा में इस वक्त अपेयरिंग हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना था, और हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल वार्तालाप हमारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू प्रसाद।